हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल्स जो कि मोसेन-गेन फॉर्मूला के ऊपर होंगे। तो सबसे पहले मैंने आपके लिए एग्जाम्पल लिया है ताकि आप समझ सकें कि इस फॉर्मूला को किस तरीके से इंट्रोड्यूस करना है और किस क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस नहीं करना है। तो हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि मेरे पास इनपुट नोड क्या है। सपोज मैं इसको R नाम दे देता हूं और इसको C नाम दे देता हूं। तो क्या मेरे पास यहां पर इनपुट नोड है? आप देखें और बताएं। अगर इनपुट नोड आपको यहां पर नहीं मिलता है तो आप यहां पर मोसेन-गेन फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया था इनपुट नोड वो होता है जहां से आउटगोइंग ब्रांचेस निकलती हैं। तो अगर मैं बात करता हूं इस वाली ब्रांच की, तो ये आउटगोइंग ब्रांच है, लेकिन यहां पर एक इनकमिंग ब्रांच भी आ रही है जिसे ऊपर से घूम करके यहां पर आएगी। तो यहां पर इनपुट नोड मुझे नहीं मिला। अगर मैं बात करता हूं क्या यहां पर आउटपुट नोड है? यस, यहां पर आउटपुट नोड है। अगर आउटपुट नोड मुझे मिलता है तो वो कौन सी है? आउटपुट नोड मेरा क्या कहलाएगा? सी। अगर मैं इसको यहां से बढ़ा करके आगे ले जाऊंगा। लेकिन अगर मेरे पास यहां इनपुट नोड ही नहीं है तो मैं यहां पर मोसेन-गेन फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता हूं। तो अब मैं कौन सा तरीका यहां यूज लेने वाला हूं? अब मैं यहां पर क्या करूंगा, जो मेरा पॉइंट है नोड सी, यहां पर क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं उसको कैलकुलेट करते हैं। देन सी शुड बी इक्वल्स टू, देखो सी के ऊपर ये जो आर है ये मल्टीप्लाई होकर के आ रहा है जी के साथ, तो मैं बोल सकता हूं जी आर हो जाएगा। और सिमिलरली एक ऊपर से यहां पर एक लूप घूम के आ रहा है जो कि है -H2, तो यहां पर हो जाएगा माइनस में H2C। देन C इज इक्वल्स टू जी आर, ये जी आर और माइनस में H2C, क्योंकि C से चालू होकर के C पर ही आ रहा है। इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व कर देता हूं तो यहां पर मेरे को आंसर C/R निकल जाएगा, क्योंकि मुझे क्या निकालना था? इनपुट बाय आउटपुट फॉर्मेट निकालना था C/R, लेकिन यहां पर इनपुट नोड नहीं था, इसलिए मोसेन-गेन फॉर्मूला में यूज नहीं कर सकता। तो मैं इसका दूसरा तरीका जानूंगा, तो दूसरा तरीका मेरे पास यहाँ रेडी है। अब मैं इस वाली चीज को उठा करके इधर लाता हूं, तो C प्लस H2C शुड बी इक्वल्स टू GR। यहां से मैं C ले लूंगा कॉमन, 1 प्लस H2 यहां बच जाएगा मल्टीप्लाई में GR। देन C अपॉन R, C के अपॉन में मैं यहाँ R करने वाला हूं और बाकी की सारी चीजों को उधर भेजने वाला हूं। G प्लस 1 अपॉन H2, ये मेरे पास फाइनल इसका ट्रांसफर फंक्शन आ गया, क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो अगर कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है जहां पर आप इनपुट नोड को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखते हैं इसका एक और रूप। अगर ये थोड़ा बड़ा हो जाए तब क्या करेंगे? अभी तो एक ही नोड था, तो सर बहुत अच्छा से समझ में आया, लेकिन अगर ये क्वेश्चन बड़ा हो जाए तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले तो जो नोड यहां पर मुझे दिया हुआ है इसमें मैं इस नोड को लेट कर लेता हूं, लेट सपोज x1 लेट कर लेता हूं मैं, ठीक है। अब इसी तरीके से जैसे मैंने पहले सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करता हूं। तो C, सबसे पहले मैं C को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। C क्या है? ये G2 किसके साथ आ रहा है? x1 के साथ, तो ये हो जाएगा G2 x1 और H3 आ रहा है तो माइनस में H3C, ठीक है। अब होने क्या वाला है, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे x1 भी तो चाहिए, क्योंकि यहां पर तो x1 है, तो x1 को कैसे निकालूंगा? x1 को निकालने के लिए मैं यहां लिख देता हूं x1 शुड बी इक्वल्स टू, ये G1 आ रहा है R के साथ, तो ये हो जाएगा R G1 माइनस ये H2 आ रहा है, तो माइनस में H2 x1, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। यहां से मैं क्या करता हूं, x1 को पहले इक्वेशन नंबर 2 में से x1 को कैलकुलेट कर लेता हूं, तो हो जाएगा x1 प्लस में H2 x1 शुड बी इक्वल्स टू RG1, देन x1 इंटू 1 प्लस H2, यहां पर मैंने x1 कॉमन ले लिया है, बचा मेरे पास RG1। अगर मैं x1 निकालना चाहता हूं तो x1 क्या हो जाएगा? x1 शुड बी इक्वल्स टू RG1 अपॉन 1 प्लस H2, ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देता हूं। उससे पहले मैं इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूं। यहां पर इक्वेशन नंबर 1 को, जो कि है H3C, उधर ही ले जाने वाला हूं, तो प्लस H3C इज इक्वल्स टू G2 x1, तो यहां पर C कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बच जाएगा? 1 प्लस H3 इज इक्वल्स टू G2 x1। C मेरे पास कॉमन ही है, 1 प्लस H3 यहां पर मल्टीप्लाई ही है, इज इक्वल्स टू आ जाएगा G2, और x1 की वैल्यू यहां पर मैं पुट कर दूंगा। क्या है मेरा x1? ये है R G1 अपॉन 1 प्लस H2। R को इसके नीचे डालूंगा क्योंकि मुझे आउटपुट अपॉन इनपुट चाहिए, तो C अपॉन R यहां मिलेगा। यहां पर है G1 G2 अपॉन में 1 प्लस H2 था ही मेरे पास यहां पर, और 1 प्लस H3 जो इधर मल्टीप्लाई है वो अब इसके नीचे आ जाएगा। तो मैंने क्या देखा कि अगर मेरा ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया, पहले यहां तक 2 पार्ट तक था, ये R था, ये C था, H1 था, H2 था, लेकिन अब एक नोड और आ गया C जिस पे H3 भी आ गया है, तो इस तरीके का जो गेन हो जाएगा वो हो जाएगा G1 G2, ये G1 और ये
G2 अपॉन 1 प्लस H2 एंड अपॉन मतलब मल्टीप्लाइड में 1 प्लस H3। देखिए दोनों को कंपेयर कर सकते हैं आप। जब मैं इस नोड की बात कर रहा था C बाई R मुझे निकालना था, तो क्या आंसर आया, ये जो गेन आया G अपॉन ये 1 प्लस H2। सिमिलरली अब मुझे ये कैलकुलेट करना है, यहां पर जो C है इसको कैलकुलेट करना है, तो क्या आ जाएगा G1 इंटू G2 अपॉन दिस इंटू दिस। सिमिलरली अगर ये n तक पहुंच जाए, अगर ये n तक पहुंच जाए, तो अब मुझे बार बार इसको सॉल्व करने की कोई भी नीड नहीं है। मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि C बाई आर क्या होगा मेरा यहां पर G1 डॉट G2 डॉट, एक सेकेंड, G1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, हाँ G1 से स्टार्ट करेंगे, G1 G2 G3 अप टू इस तरीके से चलते हुए कहां तक आ जाएगा Gn तक। जो H है उसमें आप H1 को कैलकुलेट नहीं करते लेकिन H2 से करते हैं, तो 1 प्लस H2 मल्टीप्लाइड विद 1 प्लस H3 मल्टीप्लाइड विद 1 प्लस H4 एंड अप टू, इसी मल्टीप्लाई में चल रही हैं ये सारी चीजें, इसी तरीके से ये चीजें चलती रहेंगी और कहां तक पहुंच जाएगा 1 प्लस H n प्लस 1 तक। जो भी आपका लास्ट वैल्यू होती है n, उससे प्लस 1 तक चलेगा, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास ये क्या था 2 था, तो लास्ट में कहां तक चला 1 प्लस H3 तक। सिमिलरली मेरे पास यहां क्या था G1 ही था फॉर एग्जांपल, तो ये क्या चला, अगर मैं इसको G1 मान लेता हूं तो कहां तक चला 1 प्लस H2 तक। ऐसे ही G2 था तो 3 तक, ऐसे ही Gn होगा तो H प्लस Hn प्लस 1 तक ये चलेगा। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखे हैं जहां पर मेसन्स गेन फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते। तो हम जब कोई भी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला यहां पर लग सकता है या नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल जो कि मेसन्स गेन फॉर्मूला से होने वाला है। सबसे पहले यहां पर मुझे फाइंड आउट करना होगा कि मेरे फॉरवर्ड पाथ कौन से हैं। उससे भी पहले मुझे ये देखना होगा इनपुट नोड और आउटपुट नोड कौन से हैं। तो अगर मैं x1 की बात करता हूं, इस x1 की, तो यहां से ये वैल्यू आगे जा रही है और यहां से भी वैल्यू आगे जा रही है, तो यहां पर दोनों आउटगोइंग ब्रांचेस ही हैं, तो ये मेरा इनपुट नोड हो सकता है और ये मेरा आउटपुट नोड हो सकता है x2। तो बेसिकली मुझे निकालना है x2 डिवाइडेड बाय x1, मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट मुझे यहां पर कैलकुलेट करना है। अब मैं क्या करूंगा, इनपुट से लेकर के आउटपुट तक जाने के को यहां पर मेजर करना चाहूंगा। तो सबसे पहला रास्ता है A B C। तो पहला फॉरवर्ड पाथ P1 क्या हो जाएगा मेरे पास यहां A मल्टीप्लाइड विद B मल्टीप्लाइड विद C। हर फॉरवर्ड पाथ में जितने भी गेन आएंगे आप उन सबको क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली दूसरा फॉरवर्ड पाथ मेरा है D E F। तो P2 मेरे पास यहां क्या हो जाएगा D E एंड F। अब बात करते हैं डेल्टा 1 की। अगर मैंने ABC की बात करी है तो डेल्टा 1 की भी बात करूंगा। डेल्टा 1 मेरा था 1 माइनस में जो ऐसे लूप जो इस फॉरवर्ड पाथ में नहीं आ रहे। लूप कौन कौन से हैं, लूप यहां पर दो हैं, आपको यहां पर दिख रहा है BG लूप है और EH लूप है। तो मैं इसको नाम दे देता हूं L1 और इसको नाम दे देता हूं L2, ठीक है। L1 का जो गेन रहेगा, यहां पर मैं लूप का गेन भी लिख देता हूं। L1 का जो गेन रहने वाला है लूप 1 दैट इज BG, ठीक है, और L2 का जो गेन रहने वाला है वो आ जाएगा EH। अब यहां पर बात आती है कि इस फॉरवर्ड पाथ में, ABC वाले फॉरवर्ड पाथ में कौन सा लूप नहीं आ रहा है। तो ये वाला लूप तो आ रहा है L1, ये वाला लूप नहीं आ रहा है, तो ये 1 माइनस में EH, 1 माइनस EH ब्रैकेट क्लोज प्लस। अब यहां पर मैं लगाऊंगा 2 नॉन टचिंग लूप्स, ऐसे 2 नॉन टचिंग लूप्स जो इस फॉरवर्ड पाथ में नहीं हो। वैसे तो ये दोनों नॉन टचिंग लूप है, बट ये वाला इस फॉरवर्ड पाथ में कैलकुलेट हो रहा है, ये वाला नहीं हो रहा है, तो ये दोनों आपस में कैलकुलेट डेल्टा 1 के अंदर नहीं हो सकते। तो डेल्टा 1 की वैल्यू सिर्फ यहीं तक क्लोज हो जाती है। सिमिलरली डेल्टा 2 की बात करता हूं, डेल्टा 2 हो जाता है फॉरवर्ड पाथ। अब मेरा डेल्टा 2 के लिए ये वाला है DEF वाला, ठीक है। तो हो जाएगा 1 माइनस ऐसा लूप जो इस फॉरवर्ड पाथ में नहीं आता, वो लूप है आपका BG, तो 1 माइनस BG ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 नॉन टचिंग लूप्स जो कि यहां पर अवेलेबल नहीं है। अब बात करते हैं डेल्टा की। डेल्टा क्या है मेरे पास यहां पर 1 माइनस में ऐसे लूप्स, मतलब ऐसे क्या, सारे के सारे लूप्स जो इसके अंदर आते हैं उन सबका सम। तो कौन कौन से लूप है, BG, ये BG है, और दूसरा मेरे पास है प्लस EH ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 नॉन टचिंग लूप्स का गेन। 2 नॉन टचिंग लूप्स हैं यहां पर, यस, L1 और L2 दोनों नॉन टचिंग है। तो जब मैं इनके गेन की बात करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास BG डॉट EH, ठीक है। 2 नॉन टचिंग को मैं एक साथ काउंट करता हूं तो ये हो जाएगा BGEH एंड प्लस में 3 नॉन टचिंग तो यहां पर है ही नहीं। तो फाइनल मेरे पास ये सारी वैल्यूज आ गई है। मेसन्स गेन फॉर्मूला आपका क्या बोलता है, मेसन्स गेन फॉर्मूला आपका बोलता है जब आपको आउटपुट अपॉन इनपुट, यहां पर C बाई एक्स आर ना होकर के X2 बाई X1 है, जब उसको निकालना होता है तो वो हो जाता है P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2 डिवाइडेड बाय ओवरऑल डेल्टा। तो यहां से मैं वैल्यूज लेकर के लिखता जाता हूं। सारी वैल्यूज मैंने ये कैलकुलेट कर रखी है। P1 इज ABC,
ये हो जाएगा ए बी सी इंटू डेल्टा, डेल्टा वन है 1 माइनस ई एच, ये हो जाएगा 1 माइनस ई एच, ठीक है, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं अपन, प्लस P2 मेरे पास है ए बी सी डी ई एफ, डी ई एफ, ये मेरे पास क्या हो गया डी ई एफ, इसको भी मैं ब्रैकेट में ले लेता हूं, मल्टीप्लाइड विद डेल्टा टू क्या है मेरे पास 1 माइनस बी जी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस बी जी डिवाइडेड बाय ओवरऑल डेल्टा क्या था यहां लिखा हुआ है 1 माइनस बी जी माइनस ई एच एंड प्लस दिस, तो पहले मैं लिख लेता हूं 1 माइनस बी जी माइनस ई एच एंड प्लस में बी जी ई एच, ये देखिए लास्ट में है बी जी ई एच। क्या मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकता हूं, चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा ए बी सी मल्टीप्लाइड विद 1 माइनस ई एच प्लस डी ई एफ एंड 1 माइनस बी जी, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 माइनस ई एच मल्टीप्लाइड विद 1 माइनस बी जी, देखिए सही है या गलत चेक कर लेते हैं, अगर मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे ये 1 मिल जाता है, ठीक है, ये 1 मिल गया, इस 1 को माइनस ई एच से करता हूं तो माइनस ई एच मिल गया, इस बीजी को इसका हो गया, इस बीजी को 1 से करता हूं तो माइनस में बीजी मिल गया, और इन दोनों को करता हूं तो प्लस बीजी ई एच मिल गया। अब मैं क्या करता हूं दोनों को अलग अलग कर लेता हूं, तो एबीसी 1 माइनस ई एच कट गया, तो एबीसी के साथ कौन बचा एबीसी डिवाइडेड बाय 1 माइनस बीजी, और प्लस यहां पर क्या बचा डी ई एफ डिवाइडेड बाय 1 माइनस बीजी से 1 माइनस बीजी कैंसिल आउट 1 माइनस ई एच, दैट इज योर फाइनल आंसर x2 अपॉन x1। चलो देखो क्वेश्चन पे आते हैं वापस से, क्वेश्चन था मेरे पास एबीसी डी ई एफ, ऊपर था बीजी और नीचे था ई एच, तो इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है उसका जो फाइनल आपका ट्रांसफर फंक्शन निकलता है दैट इज एबीसी अपॉन 1 माइनस बीजी, एबीसी ये एबीसी अपॉन 1 माइनस बीजी। सिमिलरली अगर मैं दूसरा पार्ट देखूं इसका प्लस लगा के डी ई एफ अपॉन 1 माइनस ई एच, तो ये देखिए डी ई एफ अपॉन 1 माइनस ई एच, तो मैं कह सकता हूं इस तरीके का क्वेश्चन अगर मेरे सामने आएगा तो मैं उसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूं। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन जो सेम इसी क्वेश्चन से के ऊपर बना हुआ है, यहां पर मैंने 2 पार्ट लिए हैं, मैं इसके एक और तीसरा पार्ट भी लेने वाला हूं जिसका आंसर भी कुछ इस तरीके का ही निकलेगा। ये क्वेश्चन है आपके सामने, यहां पर आप सबसे पहले इनपुट और आउटपुट को आइडेंटिफाई करेंगे, ये आर को आप देखते हैं यहां से पी ए और डी ये तीनों क्या है आउटगोइंग ब्रांचेस हैं, तो मेरे पास यहाँ इनपुट नोड हो गया, आउटपुट नोड है मेरे पास सी क्योंकि इसके पास इनकमिंग आ रही है आर सी और एफ, तो बेसिकली मुझे यहां पर निकालना है सी डिवाइडेड बाय आर, ये मेरा होगा ट्रांसफर फंक्शन। इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं देखता हूं यहां पर कितने फॉरवर्ड पाथ है, कितने लूप्स हैं, कितने नॉन टचिंग लूप्स हैं, 2 3 जो भी है मैं सबको कैलकुलेट करता हूं। तो सबसे पहले 3 फॉरवर्ड पाथ मुझे यहां दिखते हैं ए बी सी, ऊपर से ले लेते हैं, चलो ये पी क्यू आर, सबसे पहला जो फॉरवर्ड पाथ है P1 दैट इज पी क्यू आर, दूसरा जो फॉरवर्ड पाथ होगा P2 वो ले लेते हैं बीच वाली चीज दैट इज ए बी एंड सी, ये हो गया मेरे पास ए बी सी, तीसरा जो फॉरवर्ड पाथ मेरे पास रहने वाला है दैट इज डी ई एफ, ये हो जाएगा डी ई एंड एफ। सिमिलरली बात करते हैं डेल्टा 1 की, डेल्टा 1 का मतलब क्या होता है जो भी इसका फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है 1 माइनस और ऐसे लूप्स जो इस फॉरवर्ड पाथ पर्टिकुलर फॉरवर्ड पाथ में नहीं आ रहे, तो फॉरवर्ड पाथ मेरा क्या है ये पहला वाला, बाकी के कौन से लूप्स हैं, अच्छा लूप की बात करते हैं दैट इज L1 दैट इज L2 दैट इज L3, ठीक है, L1 तो मेरा पहले फॉरवर्ड पाथ में आ रहा है लेकिन L2 और L3 नहीं आ रहे, तो वो क्या है BG एंड EH, तो माइनस में क्या हो जाएगा BG प्लस EH, ठीक है। सिमिलरली मैं करता हूं प्लस के बाद मैं यहां लगाऊंगा 2 नॉन टचिंग लूप्स जो इस पर्टिकुलर फॉरवर्ड पाथ में नहीं आ रहे हो, वेरी गुड, तो L1 तो इसके अंदर है लेकिन L2 और L3 इसके अंदर नहीं है, तो यहां पर ये दोनों नॉन टचिंग लूप होंगे और इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा BG EH, 3 नॉन टचिंग लूप्स हैं यहां पर नहीं। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं डेल्टा 2 की, तो डेल्टा 2 कुछ इस तरीके से होगा 1 माइनस में सिर्फ इस वाले को आपको छोड़ देना है, बाकियों को कैलकुलेट करना है QS एंड EH, तो ये हो जाएगा QS प्लस EH, और जब मैं बात करूंगा प्लस लगा करके 2 नॉन टचिंग की तो हो जाएगा QS EH। सिमिलरली मैं बात करता हूं डेल्टा 3 की, तो डेल्टा 3 भी मेरा इसी तरीके से निकलेगा, ये हो जाएगा 1 माइनस सिर्फ इसको छोड़ देना है, बाकी को कैलकुलेट करना है, ये हो जाएगा SQ प्लस BG और उसके साथ में लगाऊंगा प्लस और मल्टीप्लाई में ये दोनों चीजें आ जाएंगी SQ BG। सिमिलरली अब बात करते हैं डेल्टा की, ओवरऑल डेल्टा क्या होता है, ओवरऑल डेल्टा का मतलब होता है 1 माइनस में सारे के सारे लूप्स कौन कौन से हैं देख लीजिए,
SQ, BG एंड EH। तो यहाँ क्या हो जाएंगे, SQ प्लस BG प्लस EH और प्लस लगा देंगे टू नॉन टचिंग लूप्स। टू नॉन टचिंग कौन कौन से हैं, ये दोनों नॉन टचिंग है, ये दोनों नॉन टचिंग है और ये दोनों है। तो पहले L1 L2 लेते हैं, फिर L2 L3 लेते हैं, फिर L1 L2 ले लेंगे। तो SQ इंटू BG, SQ BG, तो पहला आ जाएगा SQ BG प्लस लास्ट में सेकेंड एंड 3 BG EH, तो ये आ जाएगा आपका प्लस BG EH प्लस पहला और तीसरा SQ EH, ये आ जाएगा SQ EH। अब यहाँ पर क्या हमेशा ऑल्टरनेट चलता है, माइनस आ गया प्लस आ गया तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर। अब आ जाएगा 3 नॉन टचिंग लूप्स, तो ये तीनों आपस में नॉन टचिंग ही हैं, तो SQ BG EH एक साथ आ जाएंगे माइनस में, तो ये हो जाएगा SQ BG EH। अब आपको क्या लग रहा है मैं इतने बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं? नहीं, ये मैंने आपको सिर्फ वैल्यू लिख करके दिखाई है, अगर आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखने वाला हूं पिछले क्वेश्चन के तरीके से। पिछला वाला क्वेश्चन क्या था, ABC अपॉन 1 माइनस BG, कोई बड़ी बात नहीं थी। जहां पर ABC कहां था, ये रहा, 1 माइनस BG क्या था, ये रहा। तो इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर भी डायरेक्टली लिख सकता हूं। तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाने वाला है, चेक करते हैं। सबसे पहले PQR, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास PQR डिवाइडेड बाय 1 माइनस चल रहा है या प्लस चल रहा है, माइनस चल रहा है, ठीक है। तो माइनस में ये हो जाने वाला है SQ माइनस SQ। सिमिलरली आगे क्या आने वाला है यहाँ पर, प्लस, प्लस लगाइए, बीच वाली चीज पे आइए, ABC माइनस BG, ये हो जाएगा आपका ABC अपॉन 1 माइनस BG प्लस लास्ट वाले पे आइए DEF EH, तो ये हो जाएगा आपका DEF अपॉन 1 माइनस EH। दैट इज योर आंसर। अगर आप चाहें तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को P1 डेल्टा 1, P2 डेल्टा 2, P3 डेल्टा 3 अपॉन ओवरऑल डेल्टा से भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको यही आंसर मिलेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं एक और एग्जांपल पे जो नियर अबाउट ऐसा है, उसको सॉल्व करके देखते हैं वो किस तरीके से होगा। देखिए इस क्वेश्चन में मैं क्या देखने वाला हूं, सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूंगा कि इनपुट नोड और आउटपुट नोड है या नहीं। वही सेम क्वेश्चन है, उसी तरीके का है। इनपुट आपका X1 है क्योंकि यहाँ पर 3 आउटगोइंग ब्रांचेस है, X2 आपका आउटपुट है क्योंकि वहां पर इनकमिंग ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको क्या निकालना है, X2 डिवाइडेड बाय X1 निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर देखता हूं कि मेरे पास फॉरवर्ड पाथ कौन कौन से हैं। तो पहला फॉरवर्ड पाथ 1, 2 एंड 1, तो P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1.2.1, डॉट मतलब प्रोडक्ट है, तो क्या आंसर आया 2। सिमिलरली सेकंड फॉरवर्ड पाथ पे आइए 1, 2, 1, तो P2 भी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 1.2.1, दैट मींस 2। सिमिलरली P3 की बात करते हैं तो P3 क्या हो जाएगा आपका 1, 2, 1, यहाँ पर ये वापस हुआ 1.2.1, दैट मींस 2। यहाँ पर मैंने आपके लिए ABCD नहीं लिया है, 1, 2, 3 लिया है ताकि आप इसको समझ सके कि कैलकुलेटिव पार्ट भी किस तरीके से होता है, ठीक है। और बाकी चीजों को देखते हैं। ये वापस आ रहा है, ये लूप है, मतलब ये भी लूप ही है, ये भी वापस आ रहा है, ये भी वापस मतलब लूप है, ये वापस आ रहा है, ये लूप है। तो इसके अलावा और कोई फॉरवर्ड पाथ यहाँ पर बनने की पॉसिबिलिटीज नहीं है। चलिए चेक करते हैं यहाँ पर लूप्स कितने हैं। पहला L1 आपका ये हो गया 2 माइनस 2, 2 डॉट माइनस 2 या मल्टीप्लाई दैट मीन्स -4। सेकेंड L2 ये वाला, ये है आपका -1। थर्ड L3 है आपका ये वाला 2 माइनस 1, 2 इंटू -1 दैट मीन्स -2। L4 की बात करते हैं तो ये -1 ले लीजिए पहले, ठीक है, कोई सा भी ले सकते हो। L5 की बात करते हैं, L5 की बात करते हैं तो L5 क्या है आपका 2 इंटू -2, ये भी हो जाएगा, मल्टीप्लाई में लीजिए 2 इंटू -2 दैट मीन्स -4। इसको मैं प्रॉपर लिख देता हूं कहीं गलती ना हो जाए, -1 था ये, यहाँ पर क्या वैल्यू है आपकी -1। सिमिलरली ये हो गया आपका L6 4, 5, 6 ये वाला दैट इज -1। तो ये मैंने सारे फॉरवर्ड पाथ मेंशन कर लिए हैं, सारे लूप मेंशन कर लिए हैं। अब मुझे देखना है डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, 3 डेल्टा यहाँ पे निकालने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेरा फॉरवर्ड पाथ था यहाँ पर 2, ठीक है, ये फॉरवर्ड पाथ मैंने ले लिया। अब डेल्टा 1 की बात करते हैं। डेल्टा 1 क्या हो जाएगा 1 माइनस में ऐसा लूप जो इस फॉरवर्ड पाथ में नहीं आ रहा, 1 माइनस में ऐसा लूप जो इस फॉरवर्ड पाथ में नहीं आ रहा, वो क्या है 0, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। और ओवरऑल डेल्टा की भी एक बार बात कर लेते हैं ताकि बार बार उसे सॉल्व नहीं करना पड़े। तो ओवरऑल डेल्टा क्या है मेरा 1 माइनस, यहाँ ले लिया मैंने 1, यहाँ ले लिया मैंने ओवरऑल। वैसे ओवरऑल देखिए, ओवरऑल डेल्टा यहाँ पर निकालने की नीड नहीं है क्योंकि मैंने इस इतने बड़े क्वेश्चन को इस तरीके से आपको इसीलिए समझाया था कि आप इसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकें। अगर आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं करेंगे तो इतनी सारी चीजें आपको रख के देखनी पड़ेंगी, तब आंसर आएगा। और डायरेक्टली अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये अपॉन ये,
तो पहला जो मतलब सी बाई आर ये क्या इनपुट अपॉन आउटपुट x2 अपॉन x1 है, तो यहां पर मैं ले लेता हूं x2 अपॉन x1 शुड बी इक्वल्स टू, पहले वाले पाथ की बात करते हैं, ये है आपका 2, यहां पर लिख दिया मैंने 2 अपॉन में क्या आएगा 1 माइनस में, यहां पर देखिए इस क्वेश्चन में मैंने क्या लिया था 1 माइनस में एस क्यू, जितनी भी वैल्यू है उन सबको आपको कैलकुलेट करना है। तो यहां पर कितना है -4 है और -1 है, तो यहां पर क्या आ जाना चाहिए ब्रैकेट के अंदर -4 -1 प्लस सेकेंड फॉरवर्ड पाथ क्या था वो भी 2 ही था, ये देखिए उसके बाद ये लूप कितना है -2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस में माइनस का 2। थर्ड वाला पार्ट देखिए ये है 2, तो मैं यहां पर फॉरवर्ड पाथ पे तो लिख देता हूं 2 अपॉन 1 माइनस में कौन कौन से लूप है मेरे पास, ये है -1 -4 और -1, तो ये क्या हो जाएगा -1 -4 -1 और प्लस ऐसा कोई लूप है क्या यहाँ पर जो नॉन टचिंग में आ रहा है, ऊपर तो ऐसे नहीं थे, ये दो नॉन टचिंग में -1 इंटू -1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 1, प्लस में लिख चुका था, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आंसर आने वाला है 2 अपॉन 1 प्लस 5 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 4 5 6 प्लस 1, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा 2 अपॉन 6 प्लस 2 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 8। यहाँ पर आप एलसीएम ले लेंगे 24, तो 6 4 जा 24, 4 इंटू 2 8 प्लस 3 8 जा 24, 8 इंटू 2 16 प्लस 8 3 जा 2 इंटू 3 6, 16 एंड 6 22 एंड 8 30, तो ये हो जाएगा आपके पास 30 अपॉन 24। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व करके आप डायरेक्टली आंसर यहाँ पे लिख पाएंगे, दैट इज 5/4, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, ठीक है। तो फाइनल आंसर जो आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आने वाला है वो कुछ 5/4 आएगा। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा और आपको हो सकता है कि यहाँ पर बहुत सारी मिस्टेक्स भी करें आप इस क्वेश्चन को करने में, ठीक है। तो चलिए इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं इन्हीं क्वेश्चंस की श्रृंखला में। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर आपको क्या निकालना है आउटपुट अपॉन इनपुट, मतलब आपको चाहिए YS डिवाइडेड बाय US, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो सबसे पहले मैं फॉरवर्ड पाथ की बात करता हूं, तो ये 1 आया, ये S की पावर -1 है, आपको पता होगा कि S की पावर -1 का मतलब होता है 1 अपॉन S, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली नीड नहीं है। तो यहां पर आया 1, S की पावर -1, S की पावर -1 एंड 1, तो इन सबको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं। पहला फॉरवर्ड पाथ मेरा आ जाएगा 1 डॉट S की पावर -1 डॉट S की पावर -1 डॉट 1, तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा S की पावर -2। क्या मेरे पास कोई दूसरा फॉरवर्ड पाथ है, देखिए देखते हैं, यहां से गया सीधा, ऊपर से जाकर के आ सकता हूं, बिल्कुल आ सकता हूं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1 डॉट S की पावर -1 देन वापस 1 देन वापस 1, तो ये क्या हो जाएगा S की पावर -1, सेकेंड फॉरवर्ड पाथ। और कोई फॉरवर्ड पाथ है, देखिए यहां तक चलना है, यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ नहीं जा सकते, सामने चले गए, ऊपर चले गए, और कोई रास्ता मुझे यहाँ पर नजर नहीं आता है। अब चेक करते हैं यहाँ पर लूप्स कितने हैं, तो लूप्स को बनाने के लिए देखते हैं कि L1 मैं डिनोट कर लेता हूं फॉर एग्जांपल इस वाले को, तो ये S की पावर -1 इंटू -4, तो ये हो जाएगा -4 S की पावर -1। L2 चेक कीजिए, L2 मैं ले लेता हूं, इस वाले को ले लेते हैं, चलिए 1 इंटू -4, तो 1 इंटू माइनस का 4 दैट मीन्स -4। L3 क्या मेरे पास यहाँ तीसरा लूप है, इसको देखिए यहां से गए और घूम के वापस आ गए, तो S की पावर -1 इंटू S की पावर -1 -2, तो हो जाएगा माइनस में 2 इंटू S की पावर -2, देखिए S की पावर -1 -2 हो गया और ये -2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। L4 चौथा लूप है क्या, चौथा लूप हाँ है, तो S की पावर -1 1 और -2, S की पावर -1 इंटू 1 इंटू -2, तो ये हो जाएगा माइनस में 2 S की पावर -1, और कोई लूप यहाँ पर नहीं बनता। तो यहाँ पर 2 फॉरवर्ड पाथ हैं, 4 लूप हैं। नॉन टचिंग लूप की भी बात यहीं कर लेते हैं, ये सारे लूप्स देखिए फॉरवर्ड पाथ में आ रहे हैं, ठीक है, पहला फॉरवर्ड पाथ हो चाहे दूसरा फॉरवर्ड पाथ हो, ये नोड्स जो हैं, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, ये सब में रिपीटेड है, तो नॉन टचिंग लूप की यहाँ पर कोई बात नहीं आती है। तो अब देखते हैं फॉर्मूला क्या था। फॉर्मूला से पहले अच्छा 2 फॉरवर्ड पाथ है तो डेल्टा1 डेल्टा2 कैलकुलेट कर लेते हैं। डेल्टा1 का था मतलब था 1 माइनस में ये फॉरवर्ड पाथ है, 1 माइनस में ऐसे लूप्स जो इस फॉरवर्ड पाथ में नहीं आते, ऐसा कोई भी लूप नहीं है, सारे के सारे इससे टच है, तो हो जाएगा 1 - 0। सिमिलरली डेल्टा2 की बात करते हैं, डेल्टा2 था 1 माइनस में ऐसे लूप्स जो इस फॉरवर्ड पाथ में ना आते हो, कौन से वाले, यहां से चल के सेकंड फॉरवर्ड मतलब सेकंड मेरा जो फॉरवर्ड पाथ है वो यहां से चल के ये वाला है। तो सारे नोड कवर हो रहे हैं, सारे के सारे नोड यहाँ कवर हो रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पर ऐसा कोई भी लूप नहीं है जो फॉरवर्ड पाथ में नहीं आता। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज मैं कैलकुलेट कर चुका हूं,
मुझे निकालना है आउटपुट अपॉन इनपुट YS बाई US। तो यहाँ पर ये हो जाएगा YS डिवाइडेड बाय US शुड बी इक्वल्स टू P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2 डिवाइडेड बाय ओवरऑल डेल्टा। P1 क्या है? P1 है आपका s की पावर -2, ये हो जाएगा s की पावर -2 इंटू डेल्टा 1 है 1। P2 क्या है? P2 है s की पावर -1, ये हो जाएगा s की पावर -1 डॉट 1 अपॉन डेल्टा 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 डेल्टा। ओ डेल्टा तो निकाला ही नहीं, डेल्टा को कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर। डेल्टा का मतलब होता है 1 माइनस में सारे के सारे लूप्स का सम, ठीक है। चलिए सारे के सारे लूप्स का सम, ये है माइनस में 4 s की पावर -1 -4 -2 s की पावर -2 -2 s की पावर -1 -2 s की पावर -1। तो ये मेरा है डेल्टा, ये थोड़ा सा ऐसे झूलता हुआ आ गया है, इसको सीधा कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है। डेल्टा को अब मैं आगे लिख लेता हूं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस सारी की सारी चीजें देखिए, ये माइनस 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 सब प्लस हो जाएंगे, तो 1 प्लस 4 s की पावर -1 4 s की पावर -1 प्लस 4 प्लस 2 s की पावर -2 2 s की पावर -2 एंड लास्ट में जो प्लस आ रहा है प्लस 2 s की पावर -1 2 s की पावर -1। ये आपका फाइनल आंसर है, दैट इज आउटपुट अपॉन इनपुट। ये फाइनल ट्रांसफर फंक्शन हो गया। आप चाहें कि ये जो -1 -2 आ रहा है इनको सॉल्व करना, तो आप आराम से यहाँ इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो भी आपका इसको सिंप्लीफाई करने पे आंसर होगा वही इस ट्रांसफर फंक्शन का, मतलब इस पर्टिकुलर डायग्राम या नेटवर्क का ट्रांसफर फंक्शन कहलाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब मैं आपको यहाँ पर दो डायग्राम दिखाना चाह रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको समझें। फिगर 1 एंड फिगर 2, क्या अंतर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है इन दो फिगर्स के अंदर? तो ये फिगर 2 है, ये फिगर 1 है। सबसे पहले मैंने देखा यहाँ पर R था, वहां C था। उस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो फिगर 2 है इसके अंदर भी R और C है। फिर मैंने देखा यहाँ 3 लूप्स हैं, 1 2 3, बिल्कुल यहाँ पर भी 3 लूप्स हैं, 1 2 और 3। लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जिस नोड से ये पॉइंट आ रहा है उसी नोड से वापस जाता है, ऐसे ही जैसे ही आता है वापस जाता है, जैसे ही आता है वापस जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये आता है वापस यहीं चल जाता है, लेकिन उसके बाद एक यहाँ पर गैप रहता है। इस तरीके के क्वेश्चंस को देखते हैं जब आप, तो आपको पता होना चाहिए इन दोनों का ट्रांसफर फंक्शन सेम नहीं आएगा, इन दोनों का आंसर सेम नहीं होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि आप इसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका ट्रांसफर फंक्शन बनाता हूं ब्लॉक डायग्राम के थ्रू, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले मैं R1 बना रहा हूं। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे नोड फाइंड आउट करना है, तो नोड को फाइंड आउट करते हैं। चलो, इसमें कितने नोड्स हैं, इसमें कितने नोड्स हैं? तो पहला नोड तो हो गया ये, दूसरा हो गया ये, तीसरा हो गया ये, चौथा हो गया ये, पांचवा हो गया ये और 6th नंबर का हो गया ये। सिमिलरली सेकंड वाले में कितने नोड्स हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये 8वां, ठीक है। इन दोनों का आपको क्या करना है, ब्लॉक डायग्राम बनाना है। तो जब इनका ब्लॉक डायग्राम आप बनाते हैं तो किस तरीके से बनाते हैं वो देखें, और आपको ब्लॉक डायग्राम बनाते ही पता चलेगा कि ये दोनों चीजें बेसिकली क्या हैं, टोटली डिफरेंट है। चलिए बनाते हैं ब्लॉक डायग्राम। सबसे पहले मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, जो कि ये गेन है आपका R के साथ 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद है G1 को बनाना है। G1 के साथ मेरे को यहाँ पर देना पड़ेगा एक समिंग पॉइंट। समिंग पॉइंट के बाद मैं यहाँ पर बनाऊंगा क्या, G1 के बाद ये वैल्यू आगे जाती है समिंग पॉइंट के साथ और आगे चली जाती है। यहाँ पर ये वैल्यू आती है प्लस, और यहाँ पर कुछ वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव में आ रही है, दैट इज H1। ये H1 माइनस में आ रहा है ना वापस। आ कहाँ से रहा है, क्योंकि ये नोड एक ही है, तीसरा। ये देखिए पहला नोड तो यहाँ पर है, पहला नोड तो यहाँ पर है, दूसरा नोड ये है, तीसरा नोड ये है, लेकिन ये वैल्यू आ रही है यहाँ से, ठीक है। अब बात आती है कि अगर ये यहाँ जा रहा है प्लस, तो इसके आगे भी तो कुछ वैल्यू होनी चाहिए, बिल्कुल आएगी वैल्यू। उसके साथ क्या है आपका G2 मल्टीप्लाई है। G2 के बाद क्या है, वापस से एक सम पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर छोटा पड़ गया ये G3 मल्टीप्लाई है। G3 मल्टीप्लाई के बाद वापस से एक समिंग पॉइंट है और फाइनल आंसर निकलता है। सिमिलरली जब मैं बात करता हूं कि G2 के पास जो गेन आ रहा है, यहां पर जो गेन आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है, इसके ऊपर से जा करके यहां पर आएगा आपका -H2। ये G2 के साथ आ रहा है -H2, कहां से आ रहा है, लेकिन यहां से। सिमिलरली जो G3 के पास आ रहा है उसको भी मैं यहां से ओवर करके ले जाता हूं, और ये आ रहा है आपका H3, कहां से आ रहा है लेकिन, अच्छा यहाँ तो समिंग पॉइंट बनाने की नीड ही नहीं थी, ये आंसर है आपका, और यहाँ से ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है। ये है प्लस, ये है माइनस, ये है प्लस, ये है माइनस, ये है प्लस, ये है माइनस। तो यहाँ पर मैंने ये 3 समिंग पॉइंट्स बनाए हैं। अब ऊपर वाले डायग्राम से कंपेयर कीजिए कि कैसे ये बना है। तो ये आपका फर्स्ट नोड हुआ। सेकेंड नोड में इसको कैलकुलेट करता हूँ,
थर्ड नोड में इसको कैलकुलेट करता हूं, ठीक है, थर्ड। फोर्थ नोड में इसको कैलकुलेट करता हूं, फोर्थ। समिंग पॉइंट वहां पर दो चाहे मत दो एक ही बात है, अगर होता तो भी यहां पर समिंग पॉइंट आता और उसके बाद ये पॉइंट आ जाता फिफ्थ और देन सिक्स्थ, ठीक है। लास्ट वाला जो होता वहां पर क्या कहला जाता, सिक्स्थ कहला जाता। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये इसका ब्लॉक डायग्राम होगा। और अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं थ्रू मेसन्स गेन फॉर्मूला, वो मुझे पता है बहुत अच्छे से। सबसे पहले फॉरवर्ड पाथ कैलकुलेट करो, G1 G2 G3, 1 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, G1 G2 G3। डेल्टा 1 आएगा क्या, नहीं आएगा, डेल्टा 1 की वैल्यू 1 ही होगी। क्यों, क्योंकि यहां पर कोई भी फॉरवर्ड पाथ में मतलब जो ये फॉरवर्ड पाथ है उसके अलावा कोई भी लूप्स यहां कैलकुलेट नहीं हो रहा है। डेल्टा क्या हो जाएगा, 1 माइनस, सारे के सारे लूप्स ले लीजिए। पहला क्या है, माइनस GH, ये क्या हो जाएगा, माइनस GH नहीं G1H1 और माइनस G2H2 और माइनस G3H3। इसके अलावा टू नॉन टचिंग है, बिल्कुल है टू नॉन टचिंग, तो उसको भी लीजिए प्लस में। ये पहला वाला और ये तीसरा वाला नॉन टचिंग है, G1H1 G3H3, ये हो जाएगा G1H1 एंड G3, चलिए H3 G3। थ्री नॉन टचिंग है, नहीं थ्री नॉन टचिंग नहीं है क्योंकि ये तीनों आपस में एक दूसरे से टच हो रहे हैं। तो पर्टिकुलर इस तरीके के जो फिगर है, इस तरीके का जो नेटवर्क है, उसका जो ब्लॉक डायग्राम होगा वो इस तरीके का रहेगा और उसका जो ट्रांसफर फंक्शन होगा वो इस तरीके से निकलेगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि इस क्वेश्चन का ब्लॉक डायग्राम किस तरीके से रहने वाला है, तो यहाँ पर 8 फिगर है, 8 ही बनाएंगे अपन भी। सबसे पहले ये R जाता है पॉजिटिव होकर के एक समिंग पॉइंट के पास, उसके बाद यहां से जो भी वैल्यू निकलती है वहां पर क्या लगा होता है, G1। G1 के बाद ये वापस जाता है, वापस जाने के बाद यहाँ पर एक समिंग पॉइंट लगा है, उसके बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, समिंग पॉइंट के बाद G2, G2 के बाद ये आगे चल करके यहाँ पर हो समिंग पॉइंट, तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ एक समिंग पॉइंट, ये वैल्यू है प्लस, ये वैल्यू भी है प्लस, और समिंग पॉइंट से निकल करके एक आ रहा है आपका G3 और फिर फाइनल आपके पास आंसर आ रहा है। तो इस G1 के साथ ये क्या है, फीडबैक में है, तो यहाँ पर मैंने ले लिया यहाँ पर H1 फीडबैक में जो कि नेगेटिव से आ रहा है। सिमिलरली यहां से एक टेक ऑफ पॉइंट उठाया और इसमें नेगेटिव पॉइंट दिया H2, क्योंकि माइनस H2 G2 के पास है, तो ये हुआ माइनस H2। सिमिलरली यहां पर भी एक माइनस दिया मैंने जिसका फीडबैक एलिमेंट था H3 और माइनस में वहां दे चुका हूं। अब आप बात करते हैं नोड्स की। यहां पर 8 नोड कैलकुलेट करे थे, देखिए 8 कैसे होते हैं। पहला नोड तो यही हो गया जो R कैलकुलेट हुआ, सेकंड नोड ये हो गया, थर्ड नोड ये वाला है और फोर्थ नोड ये वाला है, ठीक है। फिफ्थ नोड ये वाला है, सिक्स्थ नोड ये वाला है, सेवेंथ नोड ये वाला है और फाइनल जो आपका आउटपुट आएगा एट्थ नोड ये वाला है जो कि C आउटपुट होगा और ये R आउटपुट मतलब इनपुट है। अब बात क्या आती है, मैंने आपको ये बताया इन दोनों ब्लॉक डायग्राम्स में क्या डिफरेंस है ये देखेंगे। पहला जो ब्लॉक डायग्राम था उसके अंदर समिंग पॉइंट था और फिर टेक ऑफ पॉइंट था। जब भी समिंग पॉइंट के बाद टेक ऑफ पॉइंट आए तो आपको क्या करना है, उसको सिंगल नोड कैलकुलेट करना है। तो यहां पर ये भी सिंगल नोड कैलकुलेट हुआ है और ये भी सिंगल नोड कैलकुलेट हुआ है। लेकिन बात यह है कि अगर कभी भी समिंग पॉइंट से पहले टेक ऑफ पॉइंट आ जाए, जैसे यहां पर हो रहा है, ये समिंग पॉइंट है ना, इससे पहले टेक ऑफ पॉइंट आ गया, ये समिंग पॉइंट है ना, इससे पहले टेक ऑफ पॉइंट आ गया, तो ऐसे वाले पॉइंट्स को आप एक कैलकुलेट नहीं करेंगे, वो क्या होंगे, दो होंगे। सिमिलरली अगर मैं इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना चाहूं, बहुत ईजी है, तो आराम से यहां पे ट्रांसफर फंक्शन निकालता हूं जो कि होगा C/R। सबसे पहले फॉरवर्ड पाथ 1 इंटू G1 इंटू 1 इंटू G2 इंटू 1 इंटू G3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा G1 G2 G3। डेल्टा 1 होगा नहीं, क्योंकि सारे के सारे फॉरवर्ड पाथ में आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1। डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, 1 माइनस में ब्रैकेट चालू कर देते हैं। ब्रैकेट चालू करने के बाद सारे के सारे लूप्स को लिखना है, G1H1 माइनस G1H1 माइनस G2H2 माइनस G3H3। आप बोल रहे होंगे सर ये तो पिछले वाले में भी आया था, क्या अंतर है, अभी अंतर आएगा। उसके बाद मैं क्या करता हूं, प्लस 2 नॉन टचिंग लूप, वहां पर भी 2 नॉन टचिंग लूप थे, लेकिन देखो कितना बड़ा डिफरेंस आने वाला है। यहां पर 2 नॉन टचिंग H1 और H3 थे, मतलब ये L1 और L3 थे, L2 टचिंग में जा रहा था और 3 नॉन टचिंग नहीं थे। लेकिन यहां पर ये दोनों नॉन टचिंग है, ये दोनों नॉन टचिंग है और ये दोनों नॉन टचिंग है और ये तीनों नॉन टचिंग है। तो 2 नॉन टचिंग लूप्स में क्या आ जाएगा, माइनस G1 G2 माइनस G2 G3। इनका क्या करना है, आपको सम कर देना, मतलब पहले इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट G1 H1 G2 H2, तो ये हो जाएगा G1 G2 H1 H2। 2 नॉन टचिंग लूप का पहला गेन आ गया। 2 नॉन टचिंग में क्या होता है, पहले आप प्रोडक्ट कर देते हैं और फिर बाकी सबका जितने भी आएंगे उनका सम करेंगे। अब लेते हैं L2 L3 को, G2 H2 G3 H3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा G2 H2 G3 H3, तो ये हो जाएगा G2 G3 H2 H3, ठीक है।
अभी प्लस चल ही रहा है, प्लस के बाद अब L1 और L3 लेना पड़ेगा, G1 G3 H1 H3, ये हो जाएगा G1 G3 H1 H3। अब ब्रैकेट क्लोज होगा, यहाँ पे 2 नॉन टचिंग लूप 3 हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में 2 नॉन टचिंग लूप सिर्फ और सिर्फ एक था, वहां 3 नॉन टचिंग लूप्स नहीं थे, लेकिन यहाँ 3 नॉन टचिंग लूप्स हैं, ये तीनों आपस में नॉन टचिंग है, तो क्या हो जाएगा, प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, क्योंकि माइनस में यहाँ ले चुका, प्लस यहाँ ले चुका। अब नेक्स्ट जो टर्म आती है वो क्या होता है, माइनस, माइनस लगा दिया, तीनों नॉन टचिंग का मल्टीप्लाई कर दो, G1 H1 G2 H2 G3 H3, माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस G1 G2 G3 H1 H2 H3। अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, देखो इतना बड़ा आंसर आ गया, ये आपका ट्रांसफर फंक्शन कहलाता है। तो मुझे ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसलिए कराना था कि आपको ये समझ में आए, जब भी आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, या इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर ब्लॉक डायग्राम में ये क्वेश्चन आ जाएगा तो या तो हम इसको सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि वहां देख सकते हैं ना नॉन टचिंग टचिंग, यहां नहीं पता चल रहा है, यहाँ पे आपको ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन से करना पड़ेगा। तो यहां पर आपको ये समझना है कि कभी भी समिंग पॉइंट के बाद आपका टेक ऑफ पॉइंट आता है तो आप उसको एक कैलकुलेट करेंगे, अगर टेक ऑफ पॉइंट पहले आ जाता है, समिंग पॉइंट बाद में आता है, तो उसको अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, जिससे ये नॉन टचिंग में कैलकुलेट होगा। तो ये सारे एग्जांपल्स आपके मेसन्स गेन फॉर्मूला के थे और बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं। अगर ये एग्जांपल्स आप खुद से कर लेते हैं तो मैं कह सकता हूं आप कंट्रोल सिस्टम के अंदर किसी भी तरीके का ट्रांसफर फंक्शन आराम से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।